सभी का साइंस टीचर YNR ग्रुप में स्वागत है। तो आज हम वीडियो लेकर आए हैं कक्षा 7वीं में विषय विज्ञान लेसन 12वां है। ये पाठ 12वां है, पादप में जनन। तो इसमें हमने पिछली वीडियो में अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ा था। तो आज की इस वीडियो में हम लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। पादपों में लैंगिक जनन कैसे होता है। तो इसमें देखो, पुष्प की संरचना के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पुष्प के विभिन्न भाग। तो पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं, यानी हमें ये पहले ही हमने पढ़ लिया है कि जो पुष्प यानी फूल जो होते हैं वो पादपों के जनन अंग होते हैं। तो इन्हीं में पुंकेसर भाग होता है जो उसे नर जनन अंग कहते हैं, और स्त्री केसर भाग जो होता है वो मादा जनन अंग होता है। तो इसमें देखो, जो सरसों है, गुड़हल है या पिटूनिया का कोई पुष्प लीजिए, अगर हम इनका पुष्प लें, फूल लें, तो इनके जनन अंगों को अगर हम देखें तो हमें पुंकेसर और स्त्री केसर भागों का पता लग जाता है अगर हम उसको ध्यान से देखें। तो इसमें देखो आगे, अब पुष्प जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कुछ पुष्प होते हैं जो एक लिंगी पुष्प होते हैं और कुछ द्विलिंगी पुष्प होते हैं। तो एक लिंगी पुष्प किसे कहते हैं? ऐसे पुष्प जिनमें केवल पुंकेसर या केवल स्त्री केसर उपस्थित हों उन्हें हम एक लिंगी पुष्प कहते हैं। यानी ऐसे फूल जिनमें केवल एक ही लिंग पाया जाए, चाहे वो पुंकेसर हो या स्त्री केसर हो, इन दोनों में से केवल एक ही भाग होगा, उन्हें हम एक लिंगी जीव कहते हैं, एक लिंगी पुष्प कहते हैं। और जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही होते हैं, यानी ऐसे फूल, ऐसे पुष्प जिनमें स्त्री केसर भी हो और पुंकेसर भी हो, तो उन्हें हम द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे हमारे पास है मक्का, पपीता, ककड़ी, खीरा, ये एक लिंगी पुष्प के उदाहरण हैं। अगर आपसे पूछा जाए एक लिंगी पुष्प कौन से हैं? मक्का, पपीता, ककड़ी, खीरा, तो ये इसके उदाहरण हो सकते हैं। और जबकि द्विलिंगी कौन से हैं? जैसे सरसों, गुलाब, पिटूनिया के जो पौधे होते हैं ये द्विलिंगी पुष्प के उदाहरण हैं। तो ये देखो हमारे पास जो पादप के ये पुंकेसर का चित्र दिखाया गया है इसमें। तो पुंकेसर जो है, इसमें जो ये भाग है इसे हम पराग कोश कहते हैं। यानी इसी भाग के ऊपर परागकण पड़े होते हैं, छोटे छोटे ऐसे बिंदु बिंदु से पड़े होते हैं पराग कोश के ऊपर, उन्हें हम परागकण कहते हैं, परागगण। और हमारे पास ये पूरा तंतु है जो इसे प्रतंतु कहते हैं। तो पुंकेसर के दो भाग होते हैं, परागकोश और प्रतंतु। और जो दूसरा भाग होता है उसे हम स्त्री केसर कहते हैं, स्त्री केसर। स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। जो सबसे ऊपरला भाग है इसे हम वर्तिका बोलते हैं, और वर्तिकाग्र यानी वर्तिका का अगला भाग जो है ये वर्तिकाग्र है, और ये वर्तिका है। और इसके पीछे ये जो आपको बीज दिखाए गए हैं इसे हम बीजांड या अंडाशय कहते हैं। यानी इसी के अंदर बीज का निर्माण होता है। तो पहले फूल होते हैं, ये फूल के अंदर ही होते हैं सभी भाग। जो पुष्प होते हैं पौधों के या फूल होते हैं उसमें पुंकेसर भी होते हैं और स्त्री केसर भी होते हैं। तो इसमें देखो, तो द्विलिंगी पुष्प में कौन कौन से आ गए थे? द्विलिंगी पुष्प के क्या क्या उदाहरण हमने पढ़े थे अभी देखो। इसमें क्या क्या है? इसमें है सरसों, गुलाब, पिटूनिया, तो ये द्विलिंगी पुष्प के उदाहरण हैं।
यानी इनके जो फूल होते हैं, पुष्प होते हैं, उनमें नर और मादा दोनों भाग होते हैं। इसमें स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों होते हैं। तो नर और मादा एक लिंगी पुष्प दोनों एक ही पादप में भी उपस्थित हो सकते हैं या अलग अलग पादपों में भी हो सकते हैं। तो अब ये देखो, पुंकेसर में परागकोश होता है और तंतु होता है। तो अभी चित्र में आपको दिखाया गया था कि जो पुंकेसर है उसमें क्या, ये पुंकेसर में क्या क्या होते हैं, ये देखो ये दिखाया गया, एक परागकोश होता है और प्रतंतु या तंतु होते हैं। और स्त्री केसर में तो इसमें देखो परागकोश में परागण भी होते हैं, यानी परागकोश के ऊपर जो होते हैं परागण होते हैं, ये नर युग्मक को बनाते हैं। और स्त्री केसर में एक वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका होती है और अंडाशय होते हैं। अंडाशय में एक या अधिक बीजांड होते हैं। तो मादा युग्मक और अंड का निर्माण बीजांड में होता है। तो लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मन से युग्मज बनता है। तो जब नर और मादा के दोनों युग्मक आपस में मिलते हैं तो उससे युग्मज बनता है, युग्मनज बनता है। तो आगे देखेंगे हम कैसे बनता है ये। तो उससे पहले हम परागण के बारे में पढ़ लेते हैं। अब परागण क्या होता है? परागणों में दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण होता है। जो परागण होते हैं सूक्ष्म होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, उनका आवरण जो होता है मजबूत होता है, उनकी रक्षा करता है और उनको सूखने से बचाता है। तो परागण जो है हल्के होते हैं, इसलिए वो या तो वायु से या जल में बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। तो पुष्पों पर बैठने वाले कीटों के शरीर पर परागण चिपक जाते हैं। तो जब भी कीट जो है पुष्प के ऊपर बैठते हैं तो वो उनके शरीर के साथ चिपक जाते हैं, और जब वो उड़ के दूसरे पौधों पे, दूसरे पुष्पों पे जाते हैं तो वो वहाँ छोड़ देते हैं। तो जब कीट उसी प्रकार के किसी अन्य पुष्प पर बैठते हैं तो पुष्प के वर्तिकाग्र पर कुछ परागण गिर जाते हैं। तो परागणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। तो परागण क्या कहलाता है? जो परागकण हैं जब वो परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र के ऊपर चले जाते हैं, किसी भी तरह जा सकते हैं, वो चाहे हवा में उड़ के जाएं, चाहे कि पानी में बह के जाएं या कीट पतंगों के शरीर के द्वारा जाएं, तो उसे हम बोलते हैं परागण। अब परागण भी दो तरह के होते हैं। एक तो परागण है स्वपरागण। क्या है? स्वपरागण। तो स्वपरागण में क्या होता है? देखो स्वपरागण में होता है, ये देखो स्वपरागण में क्या होगा? स्व का मतलब अपना, यानी ये है हमारे पास परागकोश और ये है वर्तिका। अब ये एक फूल है तो इसमें स्वपरागण हो रहा है। अगर इसी फूल के परागकोश से परागकण इसी पुष्प की वर्तिका के ऊपर चले जाएं तो ये स्वपरागण है। और दूसरा होता है परपरागण। परपरागण में क्या होता है? इसमें इस फूल के परागकोश से जो परागण है वो दूसरे फूल की वर्तिकाग्र पर चले जाते हैं तो वो परपरागण, पर का मतलब दूसरे फूल के ऊपर जब परागण चले जाएं तो उसे हम परपरागण कहते हैं। तो परागण दो तरह का होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण का मतलब उसी फूल के परागकोश से परागण उसी फूल की वर्तिकाग्र पर चले जाते हैं, और परपरागण में दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर जाते हैं परागण, तो उसे हम परपरागण कहते हैं। तो उसके बाद है निषेचन। निषेचन में क्या होगा? नर और मादा युग्मक के युग्मन
या संयोग द्वारा बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है। तो जब नर और मादा युग्मक आपस में मिल जाते हैं तो वो एक नई कोशिका बना लेते हैं जिसे युग्मनज कहते हैं। युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। तो इस प्रक्रम को यानी जिस प्रक्रम में नर और मादा युग्मक आपस में मिलके युग्मनज बनाते हैं उस प्रक्रम को निषेचन कहते हैं। और इस निषेचन में भ्रूण विकसित होता है, यानी युग्मनज जो होता है भ्रूण हो जाता है। तो अब ये कैसे होता है, जैसे तो ये देखो ये वर्तिका है, वर्तिका के ऊपर परागकण गिर गया तो ये धीरे धीरे अंकुर हो जाता है, अंकुरित हो जाता है और ये धीरे धीरे ये अंदर की तरफ जाने लग जाता है। कहाँ पे जाता है, ये अंदर की तरफ, जैसे यहाँ से ये गया और ये धीरे धीरे अंदर की तरफ फैलने लग जाएगा। और ये अंडाशय, ये अंड कोशिका होती है जो उसमें जाके मिल जाता है, जैसे ये जा रहा है इसमें और इसमें मिल गया। तो ये है हमारे पास पुंकेसर यानी परागण, और ये है स्त्री केसर का भाग यानी अंडाशय। तो जब ये आपस में मिल जाते हैं तो एक भ्रूण बना देते हैं, ये भ्रूण बन गया और इसे हम निषेचन की क्रिया कहते हैं। और इसी से जो फूल हैं, फूल के बाद जो हैं फल बन जाते हैं वो, और फलों के अंदर ही बीज विकसित हो जाते हैं। तो देखो कैसे होते हैं ये फल और बीज विकसित कैसे होते हैं। तो फल और बीज का विकास निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित हो जाते हैं। और पुष्प के जो अन्य भाग होते हैं ना, फूल से जब फल बनता है तो फूल के ऊपर से पत्तियां जो हैं सूख के टूट के मुरझा के नीचे गिर जाती हैं और परिपक्व हो जाता है वो, उसके अंदर अंडाशय जो है यानी फल के अंदर बीज बनने शुरू हो जाते हैं। तो उसे बीजांड में से बीज विकसित होते हैं और बीज में एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीज आवरण के अंदर रहता है। जैसे कुछ फल गुद्देदार रसीले होते हैं, जैसे आम है, सेब है, संतरा है। तो सेब, आम, संतरा जो है उनके बीज छोटे होते हैं और वो भी अंदर उनके बीज जो है एक आवरण के अंदर ढके होते हैं। और कुछ फल कठोर होते हैं जैसे बादाम, अखरोट, तो उनके भी बीज उसके अंदर सुरक्षित रहते हैं। तो ये देखो आम है, ये सेब है, सेब के बीज हैं ये, और ये अखरोट है, अखरोट के बीज इसके अंदर है। फिर बीज प्रकीर्णन क्या होता है? बीज प्रकीर्णन का मतलब होता है कि बीज का फैल जाना, यानी बीज का विभिन्न स्थानों पर फैल जाना, उसे हम बीज प्रकीर्णन कहते हैं। ऐसा बीज के विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्णन के कारण होता है। कभी कभी जो वन, खेत या उद्यान में चहलकदमी के कारण वस्त्रों पर फलों के बीज चिपक जाते हैं और वो दूर दूर स्थानों पर गिर जाते हैं। तो ये क्यों होते हैं? क्योंकि अगर एक ही स्थान पर सारे बीज रहेंगे तो एक ही स्थान पे बहुत सारे पौधे उग जाएंगे और उनको भोजन के लिए पर्याप्त मात्रा में विभिन्न वस्तुएं उनको नहीं मिल पाएंगी। तो इसलिए जब भी फसल बहुत ज़्यादा घन की होती है तो वो फसल भी उपजाऊ नहीं होती, उसकी उपज कम निकलती है। इसलिए नए पौधों को धूप लेने के लिए, पानी लेने के लिए, खनिज लेने के लिए वो क्या करते हैं, बीज पर दूर दूर चले जाते हैं। ये प्रकृति का नियम है, बनाया हुआ है, ये प्रकृति में सारा सिस्टम बना हुआ है। तो प्रकीर्णन में अब ये देखो कुछ पौधे ऐसे होते हैं, ये है सेहिजन या ड्रमस्टिक, ये एक बीज पत्री होते हैं, इसमें द्विबीज पत्र होते हैं, द्विफल होते हैं, इसे मैपिल के बीज कहते हैं। तो इन पे कुछ ऐसी संरचना होती है कि ये हवा में उड़ के एक स्थान पे से दूसरे स्थान पर आसानी से जा जाती हैं भाई। तो इसमें देखो प्रकृति में पादप के फलों और बीजों का प्रकीर्णन पवन के द्वारा, जल के द्वारा, जंतुओं द्वारा होता है। सेहिजन या ड्रमस्टिक
या द्विफिल या मैपिल जैसे पादप के पंख युक्त बीज होते हैं। घास से भी हल्के बीज होते हैं। आक आक का पौधा होता है, देखा होगा आप लोगों ने, उसके भी जब बीज होते हैं वो रोम युक्त बीज होते हैं। सूरजमुखी के बीज भी रोम युक्त होते हैं। पवन के साथ ही उड़कर दूसरे स्थानों पर आसानी से चले जाते हैं। और कुछ बीज जल में भी तैर के आसानी से जा जाते हैं, जैसे नारियल के बीज होते हैं। और कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कांटे लगे होते हैं, और जब भी उनके आसपास कोई जंतु आता है तो वो उसके शरीर के साथ चिपक जाते हैं और उनके शरीर के साथ लगकर दूर दूर स्थानों पर चले जाते हैं। जैसे आपको दिखाया गया है, ये सूरजमुखी के रोम युक्त बीज हैं। ये सूरजमुखी का बीज है भाई। और ये मदार या आक का रोम युक्त बीज है। ये भी हवा में उड़ के आसानी से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। और ये देखो, ये बीज, इसमें चारों तरफ कांटे लगे होते हैं। और ये जब भी हम कोई भी जीव जंतु इनके पास से गुजरता है तो ये उसके शरीर के साथ चिपक जाते हैं। और इनका उदाहरण है यूरेना या जैंथियम, इसके उदाहरण हैं। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं, पौधों के बीज ऐसे होते हैं जो ना फल जो है झटके के साथ फट जाते हैं। जैसे बुलेट बम फटता है और वो बिखर जाता है दूर दूर, उसी प्रकार से फल जो है झटके के साथ फट जाते हैं, जिससे उनके अंदर बीज जो है वो दूर दूर फैल जाते हैं, गिर जाते हैं। तो बीज जो है जनक पादप से दूर जाकर गिरते हैं। जैसे एरंड का बीज हैं, बालसम के बीज हैं। ये बीज जो हैं झटके के साथ फटते हैं और दूर दूर बिखर जाते हैं। इस प्रकार बीजों का प्रकीर्णन होता है। तो हमने पौधों में जो है लैंगिक जनन इस वीडियो में पढ़े हैं। उसके बाद इसमें हमारे पास ये कुछ मुख्य शब्द हैं। जैसे अलैंगिक जनन क्या होता है, तो ये आपने पढ़ लेने हैं क्योंकि इसमें सभी कुछ है, लेसन में पढ़ाया हुआ है मैंने। फिर उसके बाद आपने क्या सीखा, तो इसमें ये देखो युग्मक हैं, बीजांड हैं, इन सभी की आपने परिभाषा लिख लेनी है, ठीक है। और ये इस लेसन में आपने क्या सीखा, इसमें भी देखो कुछ बातें होती हैं जो इनका पूरे पाठ का निचोड़ दिया होता है इसमें, तो ये भी आपने पढ़ लेना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल में मैं साइंस की और मैथ की वीडियो डालता रहता हूँ जो बच्चों को की पढ़ाई से संबंधित होती है, और ये आगे कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी प्रयोग होती है। थैंक यू।